उसके बाद में उधर उनका जाना बंद हो गया। अब इनको लग रहा है कि मुंडा इलाका में जाते हैं। अभी उनके पास देखिएगा तो कुछ खड़िया लोग हैं जो पारंपरिक व्यवस्था में नहीं है, वो खुद कुमार कुमारी देवी लिखने वाले लोग हैं, है ना। तो लेकिन फर्जी तरीके से डोकलो सोहर अपने साथ लिखता है। लोग है जो कोई पद में नहीं है, लेकिन उनको जो है कि दिसुम गोम के जैसा फर्जी पद इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है। ऐसा था परंपरा के आड़ में यहाँ अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए मैडम निशा उरांव जो है कि कुछ 2-4 पढ़ा राजा और हाथू मुंडाओं को जो है पता नहीं किस तरह का घूंटी पिला के रखी है। हो सकता है ये, मुझे लगता है कि असर नफरत की घूंटी ही है कि आरएसएस ने जिस तरह से सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाया, कोई तो लालच देना पड़ेगा। इस आदमी को यहाँ से हटाओगे तो उसका कुर्सी तुम्हारा हो जाएगा। भगवानों के पैदा होने से पहले से है, चाहे महतो लोग हो, चाहे कुछ उड़ीसा वगैरह से आए हैं आप सिंबू में वो लोग हो, चाहे कुछ मुस्लिम लोग हो, वो लोग हाथू मुंडा बने हुए हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज हम कई मुद्दों के लेकर के बात करेंगे। जो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी गैरसन डुंगडुंग हैं, जैसे कि खुट्टी में ग्राम प्रधान को नोटिस दिया गया है, या ऐसे कई बात है, उस पर बात करेंगे। जैसे दादा जोहार। खुट्टी ग्राम सभा में जो सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया है, उस पर आप क्या? देखिए, मामला यह है कि पंचायत राज विभाग की पूर्व निदेशक मैडम निशा उरांव और उनका टीम, वो लोग लगातार खूंटी के इलाके में गांव-गांव में सरना ईसाई करवाने का, नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, आपस में मुंडाओं को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी को लेकर ये लोग कई गांव में ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आदिवासी, जो मुंडा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, उनको जो है कि हत्तू मुंडा जैसे पदों से बर्खास्त किया जाए, कई जगह गांव से उनको बर्खास्त किया जाए। इस टाइप का भी वहाँ पे माहौल बना दिया गया है। अब इसी को लेके जब शिकायत पहुंचा प्रशासन के पास, तो प्रशासन निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा और उसमें कोई गलत नहीं है। इसलिए कि लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा जो है, इसको अधूरा समझने की कोशिश करते हैं या अधूरा समझते हैं और उसको उसी तरह से परोसते हैं। जैसे कुछ लोगों को आप अक्सर सुनते हैं यह कहते हुए कि रूढ़ी जो है हमारा विधि का बल है, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का के तहत। और निश्चित रूप से उसमें रूढ़ी को एक विधि का बल कहा गया है, इसीलिए आदिवासी समुदाय में कस्टमरी लॉ चलता है। लेकिन उसी संविधान का 13 उपनुच्छेद 2 जो है 13(2) में, उसमें क्या कहता है? उसमें ये कहता है कि रूढ़ी जो है तभी तक मान्य होगा जब वो किसी का मानव अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है। और इस बात को जब आप नहीं समझेंगे, दोनों को समझना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद 13(3) का को जब पढ़ते हैं तो उसको 13(2) को भी पढ़ना पड़ेगा। या मैं तो ये कहूँगा संपूर्णता में जो है, जो अनुच्छेद 13 है उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 13 ही फंडामेंटल राइट, जो संविधान का भाग 3 का बेस है, जो यहाँ तक कहता है इवन स्टेट जब हम कहते हैं तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसको भी कानून बनाने का अधिकार नहीं देता। वो कहता है कि ये स्टेट जो है वो मौलिक अधिकार को हनन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकता है। तो इसीलिए कोई भी पारंपरिक ग्राम सभा किसी का मौलिक अधिकार को भी हनन नहीं कर सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, जब ये मैडम निशा उरांव ने जो ड्राफ्ट बनाया, पेशा नियमावली ड्राफ्ट, उसमें उन्होंने ग्राम सभा को बहिष्कार करने का अधिकार दिया था। उसमें लिखा हुआ था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने मोर्चा खोला और हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि आज के समय में आप जो है कोई भी ग्राम सभा को किसी भी तरह से बहिष्कार का अधिकार नहीं दे सकते।
क्योंकि उसका दुरुपयोग होगा। कहीं महिला को डायन बोल के भगा दिया जाएगा, कहीं पे कोई परिवार को, मान लीजिए हाथू मुंडा पावरफुल है, कोई परिवार ऐसे कमजोर है, उसका नहीं माना तो उसको भगा दिया जाएगा गाँव में। तो किसी का मौलिक अधिकार का हनन करने का अधिकार कोई एक इंस्टीट्यूशन को आप नहीं दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप नहीं दे सकते। तो इसलिए उस क्लाउज को ही जो है कि सरकार ने हटा दिया है, जो सही कि इसीलिए ये चिल्लाती रहती है कि ये रूढ़ी प्रथा वालों के अनुरूप पेशा कानून नहीं है, पेशा नियम वाले नहीं है, ये बोल के चिल्लाती रहती है। जबकि कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इन्हीं मैडम ने आदिवासियों के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, हमारे पुरखों की सदियों पुरानी पारंपरिक ग्राम सभाओं के ऊपर पंचायत व्यवस्था थोपवाई, उसी के ऊपर जो है कि हाथू मुंडा को के ऊपर जो है कि मुखिया को बैठा दिया, है ना। पेशा कानून का भी सरकारीकरण किया जा रहा है, मतलब पारंपरिक ग्राम सभा का सरकारीकरण कहेंगे, पेशा कानून तो सरकार का ही है। तो हमारे पुरखों की पारंपरिक ग्राम सभाओं का सरकारीकरण जो किया जा रहा है वो मूल रूप से मैडम निशा उरांव का ड्राफ्ट के बदौलत है। और इसमें ये लोग सिर्फ मुंह से रूढ़ी प्रथा परंपरा का बात करते हैं, लेकिन टोटल सब कुछ बाहरी लोगों का थोपा। चूँकि आपको याद होगा जब विगत 2 साल से हम लोग पेशा आंदोलन कर रहे हैं, पेशा आंदोलन के टाइम में कितना ये मैडम एड़ी चोटी एक लगाई हुई थी JPRA को अनुसूचित क्षेत्र में थोपवाने के लिए। और कई बार उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जिसको JPRA कहते हैं, JPRA 2001 को अनुसूचित क्षेत्र के लिए संवैधानिक रूप से वैध है बोल के इन्होंने बताया। और ये जो झारखंड सरकार मौजूदा वक्त में जिस तरह से 2 जनवरी 2026 को पेशा झारखंड नियमावली 2025 लागू किया, तो ये मूलतः जो है JPRA और पेशा की खिचड़ी नियमावली है। और इसको बनाने का श्रेय यही मैडम निशा उरांव को जाता है। इसलिए जो है कि जो नौटंकी कर रही है, क्योंकि बनाया कुछ और थोपा कुछ और, परंपरा के विरोध काम किया खुद भी अपने जीवन में भी, है ना। लेकिन अभी क्योंकि उनको RSS के साथ अभी मिल गई है, तो RSS का एजेंडा चलाना है पूरा आदिवासी इलाके में, तो वो कर रही है। और इसी की वजह से जो है कि खूंटी प्रशासन ने उस मुंडा को नोटिस दिया। और आने वाले समय में भी ऐसा गलत काम होगा तो निश्चित रूप से लोग आवाज उठाएंगे। संविधान के अंदर आपको काम करना पड़ेगा ना, संविधान और इस देश का नियम कानून के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। उसके खिलाफ आप काम करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। लेकिन दादा जो ये कह रहे हैं कि ईसाई धर्म वाले लोग पारंपरिक ग्राम सभा या हाथू मुंडा बोलते हैं उस पद पर नहीं रहना चाहिए, ये लोग जमीन के लालच में लोग हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि उरांव क्षेत्र में नहीं ये लोग कर रहे हैं, ये मुंडा क्षेत्र में ही खाली लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब चूंकि मैडम निशा उरांव पहले जिस तरह से पैन झारखंड में काम करने की कोशिश कर रही थी, तो धीरे धीरे जैसे ही लोग जान गया कि उन्होंने खुद आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को छोड़कर गैर आदिवासी समाज को अपनाया है, गैर आदिवासी व्यक्ति को गले लगाया है, उसके बाद उरांव बेल्ट में उनका स्वागत नहीं हो रहा है। कहीं भी आप देखिएगा कोई भी पढ़ा व्यवस्था जो उरांव का है वो उनको नहीं बुला रहा है। पूर्वी क्षेत्र में खासकर आप देखिएगा घाटशिला वगैरह में माझी महल वगैरह उनको काफ़ी बुला रहे थे। तो जब माझी महल वगैरह बुला रहे थे उनको पता नहीं था हकीकत। जैसे ही हम लोगों ने इस सच्चाई को लेकर आया कि एक आदिवासी महिला अपने समुदाय का रूढ़ी प्रथा परंपरा को त्याग कर गैर आदिवासी समुदाय को अपना लिया है, तो वो आदिवासियों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है, हमारे पारंपरिक अगुए हैं, उसका नेतृत्व कैसे कर सकती है। तो जैसे ही माझी परगना को पता चला, माझी महल को पता चला, उन्होंने उनको बुलाना बंद कर दिया। और उनके इर्द गिर्द जो भी लोग थे, उनकी टीम, चाहे पंचनंद सोरेन हो, चाहे विजय गुजुर हो, कृष्णा हंसदा हो, इन सारे लोगों को उन्होंने माझी महल ने निकाल दिया। उसके बाद में उधर उनका जाना बंद हो गया। अब इनको लग रहा है कि मुंडा इलाका में जाते हैं। अभी उनके पास देखिएगा तो कुछ खड़िया लोग हैं जो पारंपरिक व्यवस्था में नहीं है, वो खुद कुमार कुमारी देवी लिखने वाले लोग हैं, है ना। तो लेकिन फर्जी तरीके से डोकलो सोहर अपने साथ लिखता है, तो वो कुछ लोग हैं। कुछ मुंडा लोग हैं जो कोई पद में नहीं है, लेकिन उनको जो है कि दिसुम गोम के जैसा फर्जी पद इन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ है, ऐसे लोग हैं। और कुछ
एक दो पढ़ा राजा हैं मैं देख रहा हूँ और कुछ हतु मुंडा है। तो मैं सोच रहा हूँ ये लोग दिन रात परंपरा परंपरा का बात करता है। तो जब परंपरा परंपरा का बात करते हैं, रूढ़ी परंपरा का, तो जिस महिला के पीछे आप घूम रहे हैं उसके साथ घूम रहे हैं, जिसको लीडर बना के रखे हैं, हर जगह वो जाती है खूंटी, वो सारे पढ़ा राजा हाथों मुंडा वो सब पीछे रहते हैं और वो स्टेटमेंट उनके बिहाफ से देती रहती है। तो एक बात तो यह है कि कबीलाई व्यवस्था में उसी समुदाय का कोई व्यक्ति लीडर हो सकता है ना। जैसे मैं जाता हूँ, मैं क्या पढ़ा राजा बन सकता हूँ? मैं क्या मुंडा हाथों मुंडा बन सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं जहाँ उनको जरूरत है। अब ये सीधे से हर समय में उनके पक्ष से बोलती रहती है और पढ़ा राजा लोग उनके पीछे खड़े रहते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक महिला जो खुद रूढ़ी प्रथा परंपरा को छोड़कर गैर आदिवासी समुदाय में चली गई है, उसको जो है कि ये कुछ गिने चुने 2-4 मुंडा पढ़ा राजा और मुंडा हतु मुंडा जो है कैसे उसको स्वीकार करके रखे हैं। इसका मतलब ये खुद ये लोग इनको मुंडा रूढ़ी प्रथा परंपरा नहीं मालूम है तभी ना स्वीकार करके रखे हैं। वरना सभी में, खड़िया में, मुंडा में, उराव में, हो में, संताल में, जैसे गैर आदिवासी व्यक्ति से एक आदिवासी महिला शादी करती है, उस समुदाय से उसको भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये व्यवस्था है, उस समुदाय का सदस्य वो नहीं रह सकती है। तो क्या हो रहा है, तो अब जो लोग उनके पीछे घूम रहे हैं वही हाथू मुंडा और पढ़ा राजा जानेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से रूढ़ी प्रथा परंपरा के आड़ में यहाँ अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों को साधने के लिए मैडम निशा उरांव जो है कि कुछ 2-4 पढ़ा राजा और हाथू मुंडाओं को जो है पता नहीं किस तरह का घूंटी पिला के रखी है। हो सकता है ये, मुझे लगता है कि असर नफरत की घूंटी ही है कि आरएसएस ने जिस तरह से सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाया है। और मैं इन दोनों ये भी सुन रहा हूँ कि खूंटी विधानसभा में भाजपा के जो नेता हारे हैं वो लोगों को बोल रहे हैं कि आप अगले बार 29 में हमको जिता दो, हम खूंटी इलाके के सारे जो है कि ईसाई बन गए मुंडा लोग, सबको यहाँ से हम भगा देंगे। ये कौन बात कर रहे हैं? ये आम चर्चा है क्योंकि आम चर्चा में किसके बारे में? अब किसके बारे में तो लोग बताएंगे, लेकिन मैं गया था ये आपका ये बड़ा बड़ी बात है। ये 2 तारीख को गुल्लू में हमने पारंपरिक ग्राम सभा का सचिवालय का उद्घाटन किया, गांव के लोग बुलाए थे। उसके बाद जब सभा हुई, सभा के बाद बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने ही ये बात बताई कि इन दिनों खूंटी में इस तरह से जोरों से चर्चा है कि लोग कह रहे हैं कि जो हारा हुआ कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हमको जिता दो तो हम सभी जो है कि ईसाई बन गए, उन सारे आदिवासियों को, मुंडाओं को यहाँ से भगा देंगे। इस तरह की बातें चल रही है। दूसरा, हर एक गांव में ये चर्चा हुआ, मतलब सभी जगह, हर एक कहने का मतलब जिस क्षेत्र में हम गए थे उस क्षेत्र में चर्चा है कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो हाथू मुंडा नहीं रहना चाहिए, उसको पद से इस्तीफा देना है। तो ये सब नैरेटिव बनाया जा रहा है। होता क्या है, नफरत फैलाना है तो आपको कोई तो लालच देना पड़ेगा। इस आदमी को यहाँ से हटाओगे तो उसका कुर्सी तुम्हारा हो जाएगा, उसका जमीन तुम्हारा हो जाएगा। तो लोगों को लगता है हाँ ये तो सही बात बोल रहा है, तो इसको लालच में उसको भगाओ। लोग आपस में मारपीट करते हैं, ये करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये लोग फर्जी नैरेटिव फैला रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको भी याद भी होगा जब पेशा आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया था और उस समय में मैडम निशा उरांव जी ऑलरेडी पंचायत राज विभाग की निदेशक पद पर बैठी हुई थी। उसी समय उन्होंने वो फर्जी नैरेटिव शुरू किया। कब से शुरू किया? 24 दिसंबर 2024 को, आपको याद होगा, इन्होंने पेशा दिवस का आयोजन किया था। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं गए थे, बुलाया नहीं गया था कि क्या था मुझे नहीं पता। पंचायत राज विभाग की माननीय मंत्री भी वहाँ पे नहीं मौजूद थी। और उसी के बाद जब हम लोगों ने सवाल उठाया ये क्या हो रहा है, तब ये सरना ईसाई का नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया, शुरू किया। और उसमें पहले बार क्या बोल रही थी, पहला फर्जी नैरेटिव ये चला रही थी कि पेशा कानून 1996 सिर्फ रूढ़ी प्रथा परंपरा मानने वालों का है। मतलब कुल मिलाकर यह कह रही थी कि पेशा कानून सिर्फ सरना आदिवासियों के लिए है, ये बताने की वो कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने पेशा कानून का धारा 4C निकाला और पब्लिक कर दिया और कहा कि देखिए पेशा कानून का धारा 4C में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि गांव की मतदाता सूची में जिनका भी नाम होगा वो जो है वो ग्राम सभा का सदस्य होगा। तो जैसे ही ये निकल गया, ये फैल गया ये चारों तरफ, इनका नैरेटिव फुस हो गया, है ना अवधेश जी। और जैसे ही ये नैरेटिव फेल हुआ तब उन्होंने नया नैरेटिव गढ़ा और उसी नैरेटिव को चला रही है। और नैरेटिव यह है कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं वो हाथू मुंडा नहीं हो सकते क्योंकि परंपरा छोड़ दी, ऐसा बोल के नैरेटिव फैला रही है। सच यह है कि हाथू मुंडा या वाइडर में कहें तो ग्राम प्रधान कौन होगा? ग्राम प्रधान वही होगा, पारंपरिक ग्राम प्रधान वही होगा जिनके पुरखे गांव बसाए थे। और इसको देखना है आपको, इसके लिए 3 चीजें देखनी पड़ेगी। एक तो यह देखना पड़ेगा कि गांव का विलेज नोट, विलेज नोट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कौन लोग सबसे पहले गांव में बसे थे, किन्होंने गांव बसाया था। चाहे वो किले के रूप में बताया गया है, ससंदरी के रूप में बताया गया है, या वहां पे जो भी लोग हैं, है ना, उसके बारे में बताया गया। तो पहले तो आपको जो है कि विलेज नोट देखना पड़ेगा। दूसरा देखना पड़ेगा वो है आपका खूंट। 2 ही खूंट के लोग जो है कि बन सकते हैं, हाथू मुंडा और पहन। हाथू मुंडा उसी मुंडा खूंट के बनेंगे या उसी खूंट के जो भी हैं वो बनेंगे जिनके पुरखों ने गांव बसाया। हाँ, मान लीजिए कहीं देखिएगा कई किली होता है, लिखा हुआ है विलेज नोट में, जैसे मैंने कहा, तो वही मुंडा खूंट हो गया। उसी तरह तीसरा जो है खेवट से पता चलेगा, खेवट जमीन का कागज होता है, उसमें पता चलेगा कि आखिर खेवट में सबसे ऊपर कौन किसका है। हाँ, तो उसी में पता चलेगा वही लोग जो है कि हाँ गांव को बसाए हैं। तो हाथू मुंडा जो भी होगा वो 3 से ही तय होगा, आपका विलेज नोट, खूंट और खेवट। यहाँ धर्म की कोई बात है ही नहीं है। उसी तरह पहान खूंट, पहान खूंट भी जो है, जो लोग पहान थे उन्हीं के खूंट से आने वाले लोग पहान बनेंगे। लेकिन ये एक चीज देखना पड़ेगा, हाथू मुंडा जो है वो धार्मिक गतिविधि वाला नहीं है, वो तो गांव का मेन व्यक्ति है। पहान जरूर वहाँ का जो धार्मिक गतिविधि है, पूजा पाठ का मामला है, उसी के लिए उसको वहाँ पे हाथू मुंडा ने रखा था। तो आप देखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए पहान किसी दूसरे धर्म को अपना लिया, आप वो पहान का काम नहीं करना चाहता है, तब निश्चित रूप पे हाथू मुंडा किसी दूसरे व्यक्ति को पहान रखेगा। हाँ, और उसके लिए पूरा ग्राम सभा बैठेगा, ग्राम सभा मिलके तय करेगा। और ऐसे है कई जगह देखिएगा, मान लीजिए एक परिवार है, पहान खूंट ही है, कुछ जो है सदस्य, मान लीजिए उदाहरण के लिए ईसाई धर्म को अपना लिया, कुछ सदस्य जो हिंदू धर्म को अपना लिया, कुछ सदस्य बचे हुए हैं जो सरना धर्म में है, हाँ, या बिरसाइत में है, या कोई भी धर्म को मानते हैं लेकिन पूजा पाठ से सरोकार है, तो उसमें से डाला जाएगा। अगर मान लेते बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो फिर गांव के लोग तय करेंगे, हाथू मुंडा तय करेंगे। तो इसमें धार्मिक विवाद तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और इसमें यह भी जानना पड़ेगा ये आपका अवधेश भाई कि आदिवासी लोग धर्मपूर्वी लोग हैं। धर्मपूर्वी कहने का मतलब ये जो पूजा पाठ वगैरह जो भी हुआ है, सरना पूजा जिसको कहते हैं, तो 2000-2500 साल के अंदर है। उससे ऊपर थोड़ा जाएंगे तो बलि देने की प्रथा रही है आदिवासियों के बीच में, तो उसको भी कुल मिलाकर देखेंगे तो 5000 साल के अंदर का ही बात है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो उससे पहले जब आउट ऑफ अफ्रीकन थ्योरी देखिएगा तो लगभग 65,000 साल मतलब मिनिमम हमारे पुरखे पूजा पाठ करते ही नहीं थे। उनको ना भगवान के बारे में पता था, ना उन्होंने भगवान की खोज की, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ आदिवासी के पुरखे भगवानों के पैदा होने से पहले से हैं, पूजा पाठ ये सब शुरू होने से पहले से हैं। तो पूजा पाठ करना शुरू किए वो हमारे पुरखे नहीं ना है। हमारे पुरखे कौन है? धर्मपूर्वी। हाँ, तो आदिवासी का सरोकार धर्म से है ही नहीं है।
वो धर्म तो बहुत बाद में आई है, अभी धर्म धर्म हो जाता है इससे। लेकिन ये लोग जानबूझ के आदिवासी पहचान को धर्म पर केंद्रित करना चाहता है, ताकि आदिवासी लोग आपस में धर्म के नाम पर, सरनाईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करे और उसका फायदा सीधे सीधे राजनीतिक रूप से बीजेपी उठाए। और आरएसएस इसीलिए मैडम निशा उरांव जैसे बहुत सारे लोगों को लगा के रखा है कि आदिवासी समुदाय में फिर से मुर्गा लड़ाई कराओ, क्योंकि पहले वही धर्मांतरण, आरक्षण, डीलिस्टिंग, यही सब के नाम पर 13 साल 63 दिन बीजेपी ने शासन किया। लेकिन उनके शासन काल में क्या हुआ? आदिवासी को वनवासी बनाया गया, सरना को सनातन में समाहित करने की पुरजोर कोशिश की गई। उसके बाद हमारी जमीन गैर आदिवासियों के हाथ में बड़े पैमाने पर गया, हमारा इलाका में बाहरी लोग आके बसे, और हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे नदी, पानी, पहाड़, जंगल, खनिज संपदा, सब पर जो है कि बाहरी लोग कब्जा कर लिए। तो ये तो सच्चाई है। तो इसीलिए आदिवासी लोग बीजेपी को अब दोबारा नहीं लाना चाहते हैं। तो इसीलिए इनको लगता है कि आदिवासी लोग भूल गए, आदिवासी बीजेपी का शासन का लोग कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन दादा, जैसे कि लोग कहते हैं कि ग्राम सभा या जो हाथू मुंडा पर गैर आदिवासी नहीं रहना चाहिए, मानी ईसाई धर्म के भी लोग नहीं रहना चाहिए। लेकिन कोल्हान में ऐसा सुनने को मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम जो होता है, गैर आदिवासी में कहने का मतलब और सभी, लेकिन मुस्लिम भी हाथू मुंडा है, मैंने ग्राम प्रधान है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, यही तो दुर्भाग्य की बात है और समझने की भी बात है। लोगों को समझना चाहिए कि मैडम निशा उरांव जैसे लोग जो आरएसएस का धंगराई करते हैं, ये लोग एक तरफ तो नैरेटिव बना रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानता है वो जो है हाथू मुंडा, उसको नहीं रहना चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ सैकड़ों लोग, सैकड़ों गैर आदिवासी, चाहे महतो लोग हो, चाहे कुछ उड़ीसा वगैरह से आए हैं आप सिंहभूम में वो लोग हो, चाहे कुछ मुस्लिम लोग हो, वो लोग हाथू मुंडा बने हुए हैं। इस पर ये लोग कोई बात नहीं करेंगे, इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। इसीलिए तो हमारे जो भी मुंडा पढ़ा राजा हैं या हाथू मुंडा जो उनके पीछे घूम रहे हैं, उनको सोचना चाहिए आखिर इस पर क्यों मैडम निशा उरांव नहीं सवाल उठाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये सिंहभूम गजेटियर है, सिंहभूम गजेटियर 1910 का, और LSS ओमले ने लिखा है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अवधेश भाई मैं बताता हूँ, इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 65 में, इसमें लिखता है खतखत कुर्मी महतो के बारे में कि ये लोग बिहार से जो है कि सिंहभूम जिला में आए और आने के बाद वहाँ पर छोटा मोटा काम करने आए थे। उन्होंने पैसा कमाया और कई हो गाँव में, कोल्हान के हो गाँव में हाथू मुंडा बन गए। पैसा कमाया तो निश्चित रूप से ये प्रशासन को इन्फ्लुएंस किए और हाथू मुंडा बन गए। अब इस तरह की सूची देखिए, सूची भी है मेरे पास, देखिए मनोहरपुर अंचल का है, इसमें कई जो है कि महतो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हाथू मुंडा बने हुए हैं। इसी तरह मुझे घाटशिला का भी मिला, घाटशिला में तो मुस्लिम भी हाथू मुंडा बने हुए हैं, सरायकेला में हैं। तो पूरे अगर सिंहभूम में आप देखेंगे, चूँकि पश्चिमी सिंहभूम का ही मुझे बताया गया है, लगभग 150 गाँव में गैर आदिवासी लोग हाथू मुंडा बने हुए हैं। और पूरा सिंहभूम का यदि हम निकालेंगे तो हमको लगता है कि लगभग 500 गांव शायद ऐसा होगा जिसमें ये लोग हाथू मुंडा बने हुए। क्योंकि मुझे ये घाटशिला का भी मिला, घाटशिला में भी लगभग शायद 22-23 गाँव में वो लोग हाथू मुंडा बने हुए। तो एक ब्लॉक में अगर 22-23 बने हुए हैं तो आप सोचिए कि पूरा सिंहभूम में कितना होगा, 500 से कम नहीं होगा। अब पेशा नियमावली आ गया, पेशा नियमावली में देखिए क्या लिखा है, जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अंदर हैं वही जो है कि मतलब ग्राम प्रधान होंगे। तो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था किसका है? पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था सिर्फ हम आदिवासियों का है। इसी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत या उसी के तहत 200 वर्षों तक हमारे आदिवासी लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ा, कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं किया, स्वायत्तता के लिए लड़ाई लड़ा। इतिहास ढूंढिए, किसी का इतिहास इस टाइप का है क्या? कुर्मी महतो लोगों का है। आज वो लोग फर्जी तरीके से लाके 22वीं प्रथा बोलता है, कुछ ऐसे नहीं है, किसी ने कोई स्टेप का लिखा नहीं। तो कोई भी समुदाय के पास पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था नहीं है, सिर्फ आदिवासियों के पास है। जैसे आप इनके पास चले जाइए, संतालों के पास माझी परगना, मुंडा के पास आएंगे तो मानकी मुंडा,
पढ़ा व्यवस्था, उरांव के पास पढ़ा व्यवस्था, खरिया के पास जाएंगे तो डोकलो सोहर, इस टाइप का व्यवस्था सिर्फ आदिवासियों के पास है। और स्पष्ट बात है कि पेशा नियमावली में स्पष्ट लिख दिया कि जो भी बनेगा हाथू मुंडा वो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का ही आदमी होगा। तो झारखंड सरकार को तत्काल जितने भी गैर आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अंदर में झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में लगभग 16,000 गांव हैं। तीन 16,000 गांवों में जो भी ग्राम प्रधान बने हुए हैं गैर आदिवासी, उन सारे लोगों को जो है कि तत्काल उनको हटा के आदिवासियों को बैठाना होगा। एक भी आदिवासी परिवार अगर उस गांव में है तो वही उसका जो है कि ग्राम प्रधान होगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसे गांव है जहाँ पे आदिवासी बिल्कुल भी नहीं है, तब उसका अलग बात है, तब उसमें तो देखना होगा। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जैसे सोना हाथू जैसा गांव, आदिवासियों का गांव को कुर्मी लोग कब्जा कर लिया, तो इसको भी देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा स्पष्ट मांग है सरकार से कि सारे गांवों का विलेज नोट, वहाँ का खूंट, ये सब खेवट निकाल कर जल्दी से जल्दी ग्राम प्रधानों को जो है कि वहाँ पे बैठाना चाहिए, उसको पद मान सम्मान के साथ देना चाहिए। और पारंपरिक ग्राम सभाओं का सरकारीकरण जो किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। और मैडम निशा उरांव और उनके टीम के द्वारा जिस तरह से पारंपरिक ग्राम सभाओं का पेशा कानून, पेशा नियमावली की आड़ में सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, सरना ईसाई के नाम से बांटने की कोशिश की जा रही है, आदिवासियों को, मुंडाओं को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। और एक IRS अधिकारी के द्वारा इस तरह से जो समुदाय में आदिवासियों के बीच में नफरत फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। सरकार को तत्काल इस पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन एक और बात है, जैसे आप बोले कि निशा उरांव खुट्टी एरिया में, मुंडा जहाँ लोग हैं, बहुल क्षेत्र है, वहाँ जाकर के अपना ही कर रहे हैं, लेकिन आप भी तो खुट्टी में ही काम कर रहे हैं, आप भी अपने इसमें नहीं जा रहे हैं। हाँ, मेरे ऊपर 2-3 आरोप लगता है। एक तो मैडम निशा उरांव का ग्रुप, दूसरा आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, हाँ, और खुटी इलाके के भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, 2 आरोप है मूलतः। एक आरोप यह है कि ये मुंडा इलाका में क्यों जाता है, दूसरा आरोप ये है कि ये पेशा कानून में अभी काम कर रहा है। तो मैं इन सारे लोगों को बताना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरे पास लिखित दस्तावेज, पेशा कानून को लेकर मैंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। और लोगों को पता नहीं है तो सुशील बरला जी आज भी जिंदा है, जाके वो पूछ ले कि कैसे हम लोगों ने 2015-16 के आसपास सरंडा इलाके में पेशा कानून पर बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाया, पेशा कानून को लेकर, है ना। और 2016 में मैंने पहला बुकलेट पेशा कानून पर निकाला, हमारे गांव में हमारा राज, आज भी है हमारे पास। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ निशा मैडम बोलती है 2 साल पहले जो है कि इनको लगाया गया है, ऐसे बोलती है। भाई इतिहास जानो, जितना दिन सरकारी नौकरी कर रही है उससे तो ज़्यादा मैंने समाज सेवा कर दिया है ना, 16 साल के उम्र से। तो दम है तो रिजाइन मार के आया ना, उसके बाद बात करें। मैं तो चुनौती देता हूँ, मैंने तो ये भी चुनौती दी है उनको कई चैनल में, आइए सामने आइए, डिबेट हो जाए। दम नहीं है फेस करने का, क्योंकि जो भी उन्होंने खिचड़ी पेशा नियमावली बनाकर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर पंचायत व्यवस्था थुपवाया है, हमारे पारंपरिक अगुओं का, हाथू मुंडाओं का अधिकार छीनकर मुखिया को दिया और मुखिया को उनके ऊपर बैठा दिया है, और पढ़ा राजाओं का अधिकार छीनकर DC को दे दिया है। सब चीज़ें पर मैं जवाब पूछूंगा ना, सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं होगा उनके पास, है ना। तो इसीलिए अनशन मेरे बारे में फैलाती। तो एक बात तो यह है कि मैं लंबे समय से जो है 16 से 26 10 साल हो गया ना, अरे लोग बोलते हैं 2 साल से काम कर, मैंने मिनिमम 10 साल से पेशा का मुद्दा मैंने उठाया है और लगातार ग्राम सभाओं को कैसे सशक्त किया जाए उस पर काम किया है। उसके बाद पत्थलगाड़ी हुआ 17 के आसपास, उस समय भी देखिए पूरा आपका पूर्वी क्षेत्र, कहाँ पर, खूंटी का पूर्वी क्षेत्र, मरंगहादा क्षेत्र में मैंने काफ़ी काम किया। इसीलिए देखिएगा जिन 13 गाँवों का मैंने पत्थलगाड़ी का उद्घाटन किया, वहाँ एक भी केस नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को मैंने 5वीं अनुसूची पर समझाया, पेशा कानून को लेकर मैंने उनको समझाया ग्राम सभा का क्या अधिकार है। अब अधिकार से
आगे मत जाइए। मैंने समझाया, लोगों ने उसका अनुसरण किया। तो ये लोग आरोप लगाता है कि अभी अभी पैसा का मुद्दा उठाया है, इनका बुनियाद ही खत्म है, इनके पास कुछ भी तथ्य नहीं है। ये लोग ऐसे ही फर्जी तथ्य, बेबुनियाद झूठ, यही सब फैलाते रहते हैं। और दूसरा ये लोग कहते हैं कि अपने इलाके में क्यों नहीं करता है, ये मुंडा इलाके में क्यों करता है। एक तो ये है कि मैं सिर्फ मुंडा इलाका में नहीं काम कर रहा हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुंडा इलाके में काम मैंने क्यों शुरू किया। इसका कारण ये है क्योंकि मैं जब 12 साल का उम्र में था, उसी समय में मेरे माँ बाप दोनों की हत्या हो गई हमारे इलाके में। तो आप सोचिए कि जब आप बचपन में आपके माँ बाप की हत्या हो गई है, उसी इलाके में जाके काम करना कितना तकलीफ दे होगा इंसान को। रोज दिन आप उसी इलाके से कैसे गुजरेंगे। तो ये वाला मामला है जिसकी वजह से मैं लंबे समय तक उस इलाके से दूर रहा। हालांकि अभी विगत 2 साल से उस इलाके में भी मैंने अभी काम करना शुरू किया और निरंतर जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने सिमडेगा में आदिवासी फाइटरों का कार्यशाला किया, उससे पहले कई प्रोग्राम भी किया, तो हम उधर भी फैल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा रहा। हाँ, हमारा कंसंट्रेशन जरूर मुंडा इलाका में है और आज से नहीं है। मुंडा इलाके में मैं 2010-11 के आसपास से मैं काम कर रहा हूँ, ये उससे पहले भी आप कर सकते हैं। और मैंने जो पहला किताब लिखा वो किस पर लिखा, उलगुलान का सौदा, मित्तल कंपनी के खिलाफ ही लिखा। मित्तल जब 2006-7 में 6 से शुरू किया था, वहाँ भूमि अधिग्रहण जिसके खिलाफ दयामानिधि लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, तो मैं जुड़ा था। हालांकि ग्राउंड में बहुत ज़्यादा नहीं जाते थे, लेकिन मैं गांव से जुड़ा हुआ था। अब 2010-11 के आसपास, 11 से मैं ज़्यादा मुंडा इलाका में जाने लगा उस इलाके में। और 9 में मैंने किताब लिखी थी, पहला किताब। हाँ, उसके अलावा ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ खूंटी में काम करें। मैं अभी सरायकेला से लेके पायन पूरा झारखंड, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमने लातेहार में ग्राम सभा बनाया है ना, इधर रांची के कई जगह पे, कांके वगैरह में, तो हम तो पूरे जगह। उसके अलावा न सिर्फ झारखंड, हम छत्तीसगढ़ का कई इलाके में जाते हैं। उधर उड़ीसा का राउरकेला वाला इलाका जो है, जहाँ आदिवासी बहुल इलाका, उस इलाका में भी हम जाते हैं। इसलिए हम कुछ एक जगह नहीं है। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं आप कि हमारा जो है मुंडा दिसुम निश्चित तौर पर हमारा गढ़ है। और गढ़ होने का कारण यह है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए 3 मुंडा अगुआ लोगों से। उसमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, उसके बाद मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा एक क्रांतिकारी के रूप में इंस्पायर हुए। मारंगों के जयपाल सिंह मुंडा एक बहुत बड़े बौद्धिक अगुआ के रूप में इंस्पायर हुए। उसके बाद तीसरे शख्स हैं वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा, वो भी एक बड़े बौद्धिक अगुआ। तो जिनसे आप ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। और दूसरा चीज़ ये आप देख सकते हैं कि ये खूंटी इलाका नज़दीक भी है ना। हालांकि आप कह सकते हैं तो रांची के इर्द गिर्द काम करना चाहिए और भी नज़दीक है, लेकिन वही है मूल मकसद। मूल मुद्दा ये है कि हम बचपन से जब जिनके बारे में पढ़े तो उसमें मुंडा सबसे ज़्यादा उनके बारे में पढ़े। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुंडा इलाके में कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारा पूरा पैन झारखंड हमारा कंसंट्रेशन है। उसके बाद पूरे इंडिया में, हम भी महाराष्ट्र बाकी जगह बहुत जगह जाते रहते हैं, वो तो जाएंगे भी, लेकिन हमारा पूरा कंसंट्रेशन निश्चित तौर पर झारखंड रहेगा। आप सुने लेखक गलखन डुंगडुंग की बात। एक बहुत अच्छे तरीक़े से खूंटी में ग्राम सभा का जो नोटिस मिला उस पर बात हुआ। तो ईसाई धर्म जो मान लें ग्राम सभा नहीं रहना चाहिए, तमाम बातें। कोल्हान में कहीं गैर आदिवासी, महतो, मुस्लिम तमाम लोग जो ग्राम प्रधान बने हुए हैं उस पर भी बात हुआ। और जिस तरह से इन पर कुछ आरोप था वो भी उस पर ही बात हुआ। लेकिन बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाने की कोशिश किए कि निशा उरांव जिस तरह से लोगों को बरगला रहे हैं या लोगों को आरएसएस के तहत वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बात गलखन दा कहे और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो खासकर कोल्हान में जो गैर आदिवासी जो ग्राम प्रधान बना हुआ है उस पर कोई बात नहीं करते हैं। और जिस तरह से बोले कि खूंटी में विशेष तौर से वो काम कर रहे हैं, तो उरांव तरफ क्यों नहीं काम करते। ये भी बोले कि उरांव के लोग हैं जो उनको वास्तविकता जो समझ गए हैं, और खासकर जो मुंडा समाज के लोग हैं वो नहीं समझे, इसलिए उनको बुला रहे हैं। या अपने बारे में बताया कि अगर कहा जाए कि हम अगर जहाँ सिमडेगा से हैं वहाँ नहीं काम, तो ये बताया कि हमारा जब छोटे थे तो माँ पिताजी का वहाँ हत्या हो गया था, तो हम थोड़ा दूरी बनाए। ऐसा होता भी है कि जब छोटे वो में होता तो डर लगता है, या तमाम चीज़ जो भी हो, ये दूरी बनाए। लेकिन कहे कि हाँ, जिन लोगों से हम इंस्पायर हुए, चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात किए, रामदयाल मुंडा की बात किए, जयपाल सिंह मुंडा की बात किए, कि इन लोग से हम इंस्पायर हुए तो मुंडा समाज में काम किए। लेकिन पूरे झारखंड में भी हम काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खूंटी और में ही काम कर रहे हैं।
तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।